हेलो क्लास 10th नाइस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अप्रैल के एग्ज़ाम में गारंटी है इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्या ना हम उन टॉपिक्स पे बात किया जाए हमारे सामने जो कि पेपर में आने के चांसेस रखते हैं। बेवजह उन टॉपिक्स को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है जो पेपर में नहीं आने वाले, तो उनको पढ़ते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने भारतीय इतिहास 1857 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से वो अंत हुआ उसका, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर वीडियोज़ कवर की जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले भारतीय इतिहास का 1857 की कहानी बताते हैं। भारतीय इतिहास में 1857 से 1947 तक की अवधि एक महत्वपूर्ण और गतिशील काल थी। ये वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था और अंततः 1947 में अपनी आज़ादी प्राप्त की। तो कुल मिला के हम ये जानते हैं कि ये वो समय था 1947 तक का, 1857 से, जब भारत अनेकों संघर्ष से गुजर रहा था, चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी हो। और इन सब का एक ही कारण थी, वो थी ब्रिटिश शासन। और बिना आज़ादी के ये सारी चीज़ें प्राप्त पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इसीलिए 1947 में आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो जो बीच में कठिनाइयाँ, संघर्ष देखने को मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए इसी समय में, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की दिशा को प्रचलित किया। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे सामने स्वतंत्रता संग्राम पर इतिहास। 1857 के विद्रोह के बारे में हम सब जानते हैं क्या हुआ था। ये मात्र भारतीय सैनिकों का विद्रोह बोले तो ये गलत होगा, क्योंकि भारतीय सैनिकों के विद्रोह से ही ये शुरू हुआ था, मगर इसके पीछे जो कहानी थी वो बहुत सारे लोगों की अलग अलग थी। जब हम राजाओं के बारे में सोचते हैं तो राजाओं को किस तरीके से अपंग बना दिया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, इसके बारे में हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। हमने देखा किस तरीके की विलय की नीति अपनाई थी उन्होंने, और विलय की नीति के तहत उन्होंने कई सारे राजाओं को अपने अंडर में कर लिया था। जब आर्थिक रूप से ही आपने राजाओं को अपंग कर दिया है तो उनके पास खर्च करने के लिए जब पैसा ही नहीं होगा तो वो तो आपके सामने भिखारी बन जाएंगे। और कई सारे राजाओं को उनकी रियासतों से निकाल दिया गया था। तो कुल मिला के राजाओं के अंदर भी उनको लेकर द्वेष आ चुका था, अंग्रेजों को लेकर। फिर किसानों की बात करें तो किसानों का भी अलग चल रहा था। इतना सारा टैक्स, अलग अलग तरह की खेती, अफीम की खेती, नील की खेती, बागवानी और न जाने कितनी कॉफ़ी, रबड़, किस किस तरह की खेती कराई जाती थी, जिससे ज़मीनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कई बार तो ज़मीन बंजर हो जाया करती थी। मगर उनसे क्या मतलब उन्हें मतलब है बस से ढेर सारा यहाँ से पैसा निकाल के कैसे भी ब्रिटेन पहुँचाना। और कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी आक्रोश पनप ही गया इस समय तक आते आते। हर धर्म का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति इस 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व हो चुका था, और इस इन्वॉल्वमेंट की जरूरत बहुत थी, क्योंकि अगर नहीं होता ऐसा तो हमें आज़ादी नहीं मिल पाती। मगर जब हम तत्कालीन कारण की बात करते हैं, उस समय के प्रेजेंट के कारण के बारे में बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि उस समय एनफील्ड करके एक कंपनी थी, उनकी बंदूकों के अंदर गाय और तुअर की चर्बी के स्किन से, खाल से बनाया हुआ लेप उसकी गोलियों पे लगाया जाता था। और उस कारतूस कहा जाता था। कारतूस को जब मुंह से खींचा जाता था तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म भ्रष्ट हो जाते थे। और ये था उस समय का तत्कालीन कारण। ये अचानक से नहीं हुआ। क्या आपने देखा कि एक रोज किसी ने मुंह से कारतूस खींचा और अगले दिन पता चला गोली मार दी, खत्म? इसके पीछे एक कहानी थी। वो कहानी जब अंग्रेज स्टार्टिंग में आए थे, सेना बना रहे थे अपनी, तो वहाँ पे एक अंग्रेज का दूसरे भारतीय के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, मगर धीरे धीरे वह व्यवहार गाली गलौज पर चला गया
हिंसात्मक होने लगा। भारतीय सैनिकों को वो किसी कुत्ते से या किसी जानवर से कम नहीं समझते थे। उनके साथ इतना गलत ट्रीट किया जाता था कि भारतीय सैनिकों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश पनपने लगा था। और ऐसे में ये जो गाय और सुअर वाला जो प्रसंग था, उसने स्वतंत्रता के अंदर लोगों के अंदर लालसा उठा दी। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह बहुत खतरनाक विद्रोह था। न जाने कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, मगर अंततः जो लड़ाई थी वो खत्म हुई और अंग्रेजों ने इस संग्राम को रोक दिया, इस युद्ध पर विराम लगा दिया। और कहते हैं कि धोखा अपनों से मिले तभी इंसान हारता है, वरना कौन हारता है। और यही हुआ, यहाँ पे एकता की कमी देखने को मिली। कोई राजा था जो बोल रहा था कि यार क्या ज़रूरत है हमें इस सब में इन्वॉल्व होने की, आपको अपनी सेना निकालनी है, इस राज्य से निकालिए और जाके बंद कर दीजिए। और इस तरह से पंजाब के राजा जो उस समय थे, महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने अलाउ नहीं किया था। और इसके बाद सिंधिया परिवार थे, सिंधिया होलकर, इन लोगों ने भी रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी हेल्प नहीं की। बहुत सारे कारण हैं, एक कारण हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊँ। तो 1857 का विद्रोह असफल हुआ। और असफल होने के बाद अंग्रेजों को लगा नहीं यार, कुछ तो है जो कम लग रहा है, कुछ तो है जो कम लग रहा है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। वो ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने सोचा चलो भारतीयों के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं। और सबसे पहले उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनवाई। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को अलाउ कर दिया जाता कि ठीक है बेटा, तुम अपनी खुद की एक पार्टी बनाओ, मगर हाँ तुम आग्रह कर सकते हो हमसे, आग्रह गुजारिश कर सकते हो, मानना ना मानना वो हमारी चॉइस, मानना या ना मानना वो हमारी चॉइस, आग्रह कर दीजिए। और इस तरीके से शुरू होती है कांग्रेस की जर्नी। कांग्रेस के संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो A.O. ह्यूम लिखना। क्या लिखोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद बहुत सारे आए, बदरुद्दीन तैयब जी आए और बहुत थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में। पर जो चीज़ थी जिसे पूरी तरह से बदल के रख दिया वो ये था कि अब इसके अंदर दो तरह के लोग आगे आने लगे कांग्रेस के अंदर। एक आने लगे नरम दल और दूसरे आने लगे गरम दल। ठीक है, लिबरल एंड मॉडरेट, इसको ऐसा लिख लेना। इंग्लिश वाले लिबरल और मॉडरेट और हिंदी वाले नरम दल और गरम दल। और जब नरम दल और गरम दल करके आने लगे लोग, तो अब नरम दल चाहते थे कि भैया नरमी से बात की जाए, गर्मी से बात करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो भैया इतना पावरफुल है। 1857 की क्रांति हम देख चुके हैं, कितना कुछ बर्बाद कर दिया था। तो काहे उन पे ताकत दिखाए, जो गुस्सा दिखाए। अब ये बात जब गरम दल सुनते तो गरम दल बोलते क्यों, हमारी ज़मीन पे रहकर हमें हमसे टैक्स ले रहे हैं, हम ही को परेशान कर रहे हैं, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें शांति से सुनना चाहिए। ना, शांति क्या होती है हमको नहीं मालूम, हमको बस इतना मालूम है आज़ादी क्या होती है। 1900 तक आते ना, 1905-1900 के बाद आते ना, देश के अंदर एक उग्रवादी भावना में निकलने लगी। उग्रवादी इन द सेंस जो अपने हक के लिए लड़ना जानता हो, कुछ करना जानता हो, ऐसे व्यक्ति को उग्रवादी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की हमेशा से एक चीज रही है, संघर्ष में एक अहम भूमिका रही है कांग्रेस की। चाहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और न जाने कितने लोग, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी इस समय में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इन सब ने भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का यूज़ किया है, ना कि सत्ता पाने के लिए। आज कोई भी पार्टी आती है सबसे पहले सत्ता पाने का प्रयास करती है, उसको जनता से, प्रजा से कोई मतलब नहीं, उससे पहले सत्ता चाहिए, उसके बाद चाहिए कोई भी चीज़ चाहिए। कांग्रेस की चुनौती हमेशा से बहुत रही है, क्षेत्रीय पार्टी, आर्थिक असमानता, जातीय धार्मिक संघर्ष, हमेशा कांग्रेस इससे दूर नहीं रह पाई। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में,
तो ये भी मेन कारण था कि उस समय तक कांग्रेस को हिंदुओं के साथ जोड़ा जा रहा था और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई थी। देश के बाद स्वतंत्रता के बाद की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण और देश के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे देश के विकास और समृद्धि के लिए बहुत सारी नीतियों का कार्यान्वयन किया। कांग्रेस ने भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। अगर मैं भारतीय राजनीति की बात करता हूँ, भारतीय इतिहास की बात करता हूँ, तो अगर इतिहास में कहीं पे भी अगर मैं कांग्रेस का जिक्र ना करूँ तो इसका मतलब है कि वो इतिहास ही अधूरा हो जाएगा। अगर मुझे इतिहास पूरा लिखना है तो मुझे कांग्रेस के बारे में लिखना ही पड़ेगा। तो वो थी कांग्रेस की भूमिका। अब आता गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन। और ये भी याद रखना कि बिना गांधी जी के कोई भी स्वतंत्रता संग्राम नहीं लिख सकता। गांधी जी के 3 बड़े मूवमेंट के बारे में बात करूँगा, 3 बड़े आंदोलन के बारे में बात करूँगा। करने को तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, चंपारण किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद किया, रोड एक्ट के खिलाफ भी किया था। बट मैं फिलहाल आपसे सिर्फ 3 आंदोलन के बारे में बात करूँगा। पहला, असहयोग आंदोलन। When we talk about नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसे बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये बेसिकली शुरू हुआ था जलियांवाला हत्याकांड के बाद। जी हाँ, मैं जलियांवाला हत्याकांड बोलूँगा जहाँ पे जनरल डायर के एक आदेश से न जाने कितने मासूमों को मौत के भेंट चढ़ा दिया गया। की बात है 13 अप्रैल 1919। मार्शल एक्ट लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि यदि किसी पर संदेह होता है तो वहाँ की सरकार उनके खिलाफ सख्त एक्शन उठा सकती है और अगर गोली मारना हो तो उससे पीछे हट नहीं सकती। और यही हुआ कि आज की डेट में भी अगर मैं आपसे बात करूं कि लोगों को इतना कुछ पता है क्या, तो नहीं, आज भी लोगों को इतना कुछ नहीं पता। तो उस समय भी ऐसा ही था। पंजाब के अंदर 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, वो सब एक बाग के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ पे मेला एंजॉय कर रहे थे। तभी जनरल डायर आए और चारों तरफ से उन्होंने गेट बंद करवा के अंधाधुंध गोली चलवाई, जहाँ पे न जाने कितने मासूमों को उन्होंने गोली से छलनी कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने कुएं के अंदर, कुएं भी आसपास था, वहाँ पे पास में कुआं था, वहाँ पे ना जिंदा लोग कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। 2 से 3 साल के मासूम तक को नहीं छोड़ा। और ये बात जब महात्मा गांधी को मालूम होती है तो महात्मा गांधी इसके खिलाफ होते हैं और इसीलिए शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग। अब हम सहयोग नहीं करेंगे, हमारे ही खाके हमारे ही लोगों को मार रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि सपोर्ट चाहिए, तो अब हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और फाइनली महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के संस्थानों और कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करने और स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने में कारगर साबित हुआ। फिर आता दूसरा मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह शुरू होता 1930 के बाद। इस समय तक आते आते हमारे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर उग्रवादी नेता जो गर्म दल से थे उनकी डेथ हो जाती है। और अब फाइनली महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, नमक आंदोलन शुरू करते हैं। यानी कि नमक एक डेली लाइफ में यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला पदार्थ है और उस पर इतना टैक्स लगाया हुआ था कि आम आदमी नमक खरीद नहीं पा रहा था, जिसके कारण क्या किया अंग्रेज़ों पर महात्मा गांधी ने दबाव डालने के लिए नमक कानून का आह्वान किया, उल्लंघन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आंदोलन देश भर में तेज़ी से फैल गया और ब्रिटिश शासन को और गंभीर चुनौती दी गई। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एंड द लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में अब गांधी जी को कुछ पता नहीं था कि गांधी जी करे तो करे क्या, तो गांधी जी ने बोला बहुत हुआ बेटा, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो करके आंदोलन 1942 में शुरू होता है। उस समय तक सारे तकरीबन जितने भी बड़े नेता थे सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। और अंग्रेजों को लगा भी नहीं था कि यार ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा होने वाला है, मगर यहाँ के देश वालों ने फाइनली ठान लिया था कि 1942 के बाद तुम यहाँ दिखोगे नहीं, और इसीलिए पूरा देश सड़कों पे आ गया था, अंग्रेजों के खिलाफ आ गया था। हिंसा शुरू हो गई, हर तरह से उन्हें झुकाने की कोशिश की। फाइनली हमारे देश को आज़ादी मिलती है 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1942 को, गांधी जी ने शुरू किया था और तत्काल भारत छोड़ो पर ब्रिटिश शासन से साइन करवाना था। व्यापक समर्थन ये मिला कि हर तबका इसके अंदर आया। लाखों भारतीयों ने सड़क पर आकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार की कठोर प्रतिक्रिया रही। सरकार ने बिल्कुल मतलब मारपीट में कोई कमी नहीं छोड़ी और वही हिंसा यहाँ पे देखने को मिली और लोगों ने भी ढंग से बढ़ चढ़ के हिंसा की और भारत छोड़ो फाइनली 1947 में भारत छोड़ दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो भारत की स्वतंत्रता जो है होती तो है, मगर भारतीय स्वतंत्रता के सामने 1947 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है, हम सब जानते हैं। मगर उसके बाद भी हमें एक चीज़ जो रहती है, संविधान के निर्माण। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। उसके बाद हमें आपको बताना है हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, समावेशी राष्ट्र, इस तरह के शब्दों का यूज़ किया गया। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को दिए गए ताकि उनका भी एक हक होना चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए जो संविधान में थे। फिर आता है राष्ट्रीय एकीकरण, यानी मतलब राष्ट्र को एक किया, यानी 545 रजवाड़ों में हमारा देश बटा हुआ था, यानी कि 545 राज्यों में बटा हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन की उपाधि हासिल की इसी समय में, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को जोड़ के रख दिया। एंड द लास्ट इज़ नई चुनौती। नई चुनौती तो आनी थी, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर अलग अलग भाषाई है, क्षेत्रीय समानता है, ये सब चुनौती तो आज भी, और यही चुनौती भारत में 1950 के बाद देखी गई। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा इस लेक्चर को लेने में। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोज़ रहिएगा यहाँ पे ताकि मिलते हैं ना। और बाकी नए हो तो यहाँ पे नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।